बच्चों, कैसे हाल चाल है सबके? बढ़िया है, बढ़िया, मस्त मज़े हैं, है ना? मस्त मज़े हैं। पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बेटा? बच्चों को तो मज़े ही चाहिए भाई, है ना? अभी उम्र ही ऐसी है, अभी क्या पता, अभी सब कुछ अच्छा ही लगता है ना। पढ़ाई का जो नहीं कहता वो सबसे अच्छा मित्र है ना? कि ये कितने अच्छे हैं, बिल्कुल भी नहीं कहते कि पढ़ाई करो, ये करो, है ना? कितने अच्छे हैं ये, ऐसा नहीं है। जो पढ़ाई का कहते हैं वो भी आपका हित ही चाहते हैं, ऐसा यूँ नहीं कि भाई जो पढ़ाई कह रहे हैं वो आपका हित करना चाहते हैं। शायद भी प्रैक्टिकल होके देखें तो वो ज़्यादा आपका हित ज़्यादा वही चाह रहे हैं जो आपको कह रहे हैं कि पढ़ो, आपको डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, वो आपका हित ज़रूर है ना। बहुत अच्छे से जानते हैं कि बच्चों को किस तरह से स्टडी में उनकी लगन लगानी है ताकि वो समझ सकें कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, भविष्य सुरक्षित कर सकें। इससे ज़रूरी है कि आप रेगुलर जो चीज़ें आप तक पहुंचाई जा रही है उनको आराम से बैठकर नोट्स बनाकर लिखें और लिख कर के उनको याद भी करें। जहाँ तक संभव हो सके ऑर्गेनिक अपन वीडियोस में चला रहे हैं और लाइव क्लासेस में अपन चला रहे हैं अपना इनऑर्गेनिक टॉपिक्स, जिसमें फिज़िकल केमिस्ट्री आ गई है। तो वहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, ध्यान से देखो कि क्या चीज़ कैसे बन रही है, किस तरह से अपन इनको फॉर्मेशन दे सकते हैं। ज़रूरी है बच्चों, नहीं तो फिर क्या हो जाता है कि अपन चाहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन वो हो नहीं पाता है। इसलिए हमेशा जितना हो सके उतना आप डीप पढ़ें, उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करें ताकि बात समझ में आ जाए। तो चलिए, आज मैं पूनम प्रजापत कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का जो अपना 11वां चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उनमें अपन ने एल्कोहल की रासायनिक विधियां लास्ट वीडियो में कर ली थी। आज अपन करेंगे फिनॉल की विरचन की विधियों का चार्ट बनाएंगे, कॉमन रिएक्शन लिखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा कंटेंट मैं नहीं दे रही हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा ही तुम्हें दे रही हूँ ताकि बच्चा थोड़ा सा हो तो उसको अच्छे से पढ़ सके, लिख सके, उनके नोट्स बना सके। हमारा पर्पस केवल मात्र तुम्हारा हित है, इसके पीछे कोई हमारा स्वार्थ नहीं है, आपका ही हित है। हमारा स्वार्थ होता तो शायद हम भी तुम्हारी तरह कोरोना से डरते ना। बच्चों का हित है इसमें, इसलिए ज़्यादा ध्यान से बेटा, टाइम चला जाएगा फिर हाथ कुछ नहीं लगना है। इसलिए कोशिश करें और जितना जल्दी हो सके जितने कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं वीडियो के माध्यम से वो सब आप लिख लें। चलो आइए शुरू करते हैं रासायनिक विधियाँ। इसमें टोटल 5 विधियाँ दी गई है। ध्यान से आप लोग लिखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। आप अपनी कॉपी में मैं चार्ट बनवा रही हूँ, इसका रीज़न क्या है कि आपको एक साथ टॉपिक मिल जाए और कोई कंपैरिजन हो तो वो भी ध्यान में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो अपनी रिएक्शन है वो है क्या? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो ये अभिक्रियाएं जो है वो फिनॉल की जो बेंजीन रिंग है उसके साथ होती है, अर्थात आप अटैक करवाकर रिएक्शन किसके साथ संपन्न करेंगे? बेंजीन रिंग के साथ। इसमें आपको 2 अन्य अभिक्रियाएं दी गई है। ध्यान, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही चार्ट आप बनाएंगे। 2 अभिक्रियाएं दी गई है। एक तो दिया है नाइट्रीकरण, एक दिया है हेलोजनीकरण।
हेलोजनीकरण। मैं बोल रही हूँ, आपको बात समझ में आ जाए चाहिए। नाइट्रीकरण में अपन क्या करते हैं, फिनॉल रिएक्शन विथ क्या, HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जब अपन करवाते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में अपने को क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। OH ये ऑर्थो पे भी लग सकता है या फिर पैरा पर भी, पर पैरा पर ये मोर स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ ये क्या हो जाता है, सम्मित हो जाता है, इसलिए पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वो अधिक स्थायी होता है। यहीं पर अपन यदि बात करें उच्च ताप की, तो उच्च ताप पर और अधिक संख्या में HNO3 लेते हैं तो आपके पास, आप ये लिख लेना इसी चार्ट में आगे ताकि आपको समझ में आ जाए इसी कॉन्सेप्ट में कि नाइट्रीकरण के अंदर आप चाहें तो यूँ लिख लें, अधिक मात्रा में क्या लेने पर, HNO3 लेने पर क्या होगा, अधिक मात्रा में HNO3 लेने पर अपने पास एक कंपाउंड बनता है पिक्रिक अम्ल NO2। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें पिक्रिक अम्ल बनता है उच्च ताप पर। जब HNO3 की संख्या अधिक मात्रा में हो तो पिक्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, इसलिए आप इनको ऐसे लिखेंगे। इसके अंदर आप दो चीज़ें लिख लेंगे, कम ताप पर और एक उच्च ताप पर। तो उच्च ताप पर अधिक संख्या में HNO3 लेने पर पिक्रिक अम्ल, इसे क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। फटाफट लिख लेंगे मेरे साथ साथ ताकि आप अच्छे से इनको उतार सकें, क्योंकि मैं फिर हेलोजनीकरण भी तो करवाऊंगी, इससे थोड़ा सा ध्यान से इन चीज़ों को लिखेंगे। जल्दी 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 सांद्र HNO3 के साथ में और तनु HNO3। चलो भाई, ये तो है तनु HNO3 और ये है भाई सांद्र HNO3। तो सांद्र के साथ तो पिक्रिक अम्ल और तनु के साथ नाइट्रोफिनॉल बनता है। बात समझ में आ गई होगी। जल्दी अगला चलो, हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण में अपन देखते हैं कि ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया होती है और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में होती है और बिना कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में होती है। तो ये किस तरह से रिएक्शन करते हैं, मिटा दूँ। चलो आओ भाई बच्चों, अगली रिएक्शन है हेलोजनीकरण। अब हेलोजनीकरण में भी आप यूँ दो एरो बनाओ और यहाँ लिखो हेलोजनीकरण Br2CS2 की उपस्थिति में और Br2 अधिक मात्रा में लेने पर। तो आप देखेंगे फिनॉल जो है यहाँ पर तो ब्रोमोफिनॉल और तो या पैरा पर लगे जाएंगे। पैरा हमेशा अधिक स्थायी होता है, मोर स्टेबल होता है बिकॉज वो सम्मित होता है। और यहाँ पर ब्रोमीन जो है पूरे पर फैल जाता है अधिक मात्रा में डालने पर, है ना। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ब्रोमीन की जब अधिक मात्रा लेते हैं तो वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, उसके अंदर फैल जाता है। इस प्रकार की रिएक्शन के दौरान अपन क्या कर सकते हैं, हेलोजनीकरण से फिनॉल का क्या कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, देखिए जल्दी से मेरे साथ साथ बनाओ बेटा, इनका नाम लिखते रहो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जल्दी जल्दी, ये तो हो गई कॉमन रिएक्शन बता रही हूँ, इनको डिटेल में भी समझाऊंगी। ये तो हो गया। चलो अब अगली रिएक्शन जो है, यहाँ से इनको साफ कर देते हैं। अब चलते हैं आगे। दूसरी रिएक्शन जो आपकी है वो क्या है, सेकंड अभिक्रिया जो है वह कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। कोल्बे श्मिट अभिक्रिया का क्या अर्थ है, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया में यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिनॉल क्रिया करता है 423 केल्विन ताप पर, और उसके बाद में इसमें यदि हम डाइल्यूट HCl मिला दें तो अपने को क्या मिल जाता है, सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। कौन सा अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। तो आइए सबसे पहले अपन रिएक्शन लिख लेते हैं। फिनॉल
रिएक्शन विथ NaOH बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो बाद में समझाएंगे। सोडियम फिर वो मैकेनिज्म में समझाऊंगी। सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्शन विथ C डबल बॉन्ड O तो बन जाता है। अब यहाँ पर ONA है, सोडियम जो है वो यहाँ से क्या होगा, इनके बीच में क्या आ जाएगा, ये वाली रिएक्शन आ जाएगी, यानी CO2 इनके मध्य में OC डबल बॉन्ड ONA आ गया। अब अपन इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनता है, डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में करवाने पर यहाँ से इसका एक पुनर्विन्यास होगा, तो यहाँ से H निकलेगा, ये H यहाँ और ये यहाँ पर आ जाएगा। क्या बन जाएगा, OHC डबल बॉन्ड ONA, है ना। और इसकी रिएक्शन पुनः क्या होगा, डायरेक्ट HCl अभी तक इसके अंदर ही है, अपन ने डायरेक्ट लिख दिया था पर मैंने टुकड़ों में दिखाया है, आप यहाँ पर ना लिखिए, फिर इसको पुनर्विन्यास किया अभी। तो अब करेंगे डायरेक्ट HCl के साथ, तो यहाँ से निकलेगा और ये बन जाएगा, ध्यान करेंगे बहने, OH प्लस COOH सैलिसिलिक अम्ल। ध्यान देंगे, देखो सबसे पहले फिनॉल रिएक्शन विथ NaOH बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी क्रिया CO2 के साथ करवाने पर यहाँ उपस्थित बंध टूट जाता है ऑक्सीजन और सोडियम के बीच। सोडियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन जब टूटती है तो CO2 इसके बीच में आ जाता है, अर्थात ये बंध ये टूटेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, सोडियम पर प्लस ऑक्सीजन पर माइनस, जहाँ प्लस है वह माइनस के साथ जुड़ जाएगा तो ये जुड़ गया। उसके बाद में इसका पुनर्विन्यास करेंगे तो H यहाँ पर आ गया, C डबल बॉन्ड ONA आ गया। अब देखो इसकी HCl के साथ रिएक्शन करें प्लस माइनस, तो यहाँ आ गया OH और C डबल OH प्लस NaCl। ये कौन सी अभिक्रिया है बेटा, ये है कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। इसकी मैकेनिज्म को मैं डिटेल में जब रिएक्शंस करवाऊंगी उस समय लिखेंगे, फटाफट देखें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारें, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, दूसरी रिएक्शन समझ में आ गई। अगली चलते हैं, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया हो गई। तीसरी अभिक्रिया जो है वो राइमर-टीमान अभिक्रिया है। इसका नाम क्या है, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, है ना। ये CO2 की उपस्थिति में CO2 के साथ और डाइल्यूट HCl। अब दूसरी रिएक्शन तो हो गई, अब चलते हैं तीसरी रिएक्शन में। तीसरी रिएक्शन जो है वो है राइमर-टीमान अभिक्रिया। राइमर-टीमान अभिक्रिया, राइमर-टीमान अभिक्रिया में क्या होता है कि अपन रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल की, है ना। तो फिनॉल की रिएक्शन के दौरान जब किसी व्यक्ति को मारना होता है, तो राम एक व्यक्ति है, उसको मारना है तो पहले क्या सूंघा, उसको स्मेल दे दो क्लोरोफॉर्म की। जैसे एक क्लोरोफॉर्म आप स्मेल उसको दे देंगे तो उसके बाद में उसके NaOH ऊपर से और डाल दो ताकि वो रिएक्शन क्या हो जाए, बिल्कुल करना बंद कर दे। तो अपने वो क्या हो जाएगा, वो आदमी जो इसको आप मारना चाहते हैं वो पूरी तरह से क्या हो गया, डेड बॉडी हो गई, है ना। तो ये सब तो क्या है, मैं एक ट्रिक बता रही हूँ जिससे कि अपने को याद रहे। तो राइमर-टीमान अभिक्रिया में अपन क्या करते हैं, राम नाम के व्यक्ति को जो है एक कुएं में डालते हैं, डाला और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, और जब उसको ढक्कन लगाया तो उसके साथ ही उसको पहले क्या स्मेल किसकी दे दी, क्लोरोफॉर्म की, और रिएक्शन करवाई 3NaOH के साथ। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बना पता है, सैलिसल्डिहाइड OH और ऑर्थो पोजीशन पर CHO क्या बन गया,
ये है आपकी क्या, सैलिसैल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, सैलिसैल्डिहाइड, यानी सैलिसिलिक अम्ल से क्या बन गया, सैलिसैल्डिहाइड बन जाता है। इसमें भी बेटा अपन क्या करेंगे, पहले H निकलेगा, OH के साथ रिएक्शन होगी, उसके बाद क्लोरोफॉर्म निकलेगा, क्लोरोफॉर्म से एक स्थायी कार्बीन का निर्माण होता है जो अपन CCl2 के नाम से जानेंगे वहाँ पर। तो ये स्थायी रिएक्शंस होती है जिनके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी मैकेनिज्म को अच्छे से संतुलित कर सकते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि बात आपको समझ में आ जाए। फटाफट लें, देखें जल्दी से जल्दी से जल्दी से चलें आगे। चलो भाई बच्चों, राइमर-टेमन अभिक्रिया तो हो गई। अगली रिएक्शन जो है वो है आपकी चौथी रिएक्शन, वो है आपकी कौन सी, फिनोल की यशद रज के साथ अभिक्रिया। फिनोल की यशद रज यानी जिंक यशद रज के साथ अभिक्रिया, डस्ट के साथ अभिक्रिया है ना, यशद रज के साथ अभिक्रिया। तो फिनोल की यशद रज के साथ अभिक्रिया का क्या मतलब है यहाँ पर, फिनोल की यशद रज के साथ मतलब है कि अपन जिंक की डस्ट जो होती है उसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो जैसे ही आप फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिंक डस्ट के साथ करवाएंगे, तो हमें बेंजीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बच्चों, बेंजीन प्राप्त होती है और बन जाता है ZnO, जिंक बन जाता है। यहाँ से ये टूटेगा, फिर यहाँ से टूटेगा और साथ में सोडियम, ये बन जाएगा जिंकेट, ZnO क्या बोलते हैं इसको, जिंकेट। और रिएक्शन करता है तो क्या होता है, फिनोल रिएक्शन विद क्या, जिंक। तो जिंक के साथ करने से हमेशा बेंजीन प्राप्त होती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, देखें जल्दी ताकि बात समझ में आ जाइए। तो चार्ट बन रहे हैं बेटा, कॉमन रिएक्शन है, इनकी मैकेनिज्म भी समझाई जाएगी, विद थ्योरी आपको मैं लिखाऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ सकें। लास्ट जो रिएक्शन है, वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, फिनोल का ऑक्सीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिया है। फिनोल का जो ऑक्सीकरण है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिया है। और वो इम्पोर्टेंट क्रिया का मतलब क्या है कि फिनोल के ऑक्सीकरण से फिनोल जो है वो ऑक्सीकृत होकर के पैराबेंजोक्विनोन बनाता है। ये मैंने फिनोल के भौतिक गुणधर्म जब आपको पढ़ाए थे तब भी बताया था, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन डायरेक्ट यूज़ की थी, यहाँ पर कोई ना कोई ऑक्सीकारक लिया जाएगा। तो देखो बेटा, फिनोल K2Cr2O7 की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो ये ऑक्सीकृत होकर के क्या बना लेते हैं, ये ऑक्सीकृत होकर क्विनोन बना लेते हैं, पैराबेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं इसको, पैराबेंजोक्विनोन बना लेते हैं और ये गुलाबी रंग का हमें प्राप्त होता है। तो अच्छे से आप नोट करेंगे, चार्ट को अच्छे से समझेंगे। चार्ट का कोई भी पॉइंट आपको यदि समझ में नहीं आया हो तो मुझे लिखकर भेजना कि दीदी हमें वापस समझाना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वापस समझाऊंगी। ये चार्ट आप ज़रूर कॉपी में बनाएं और कॉमन रिएक्शन ज़रूर लिखिए जो मैंने लिखी है, उसके बाद डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।